Welcome to our YouTube channel. Let us now start with the states of matter. Observe different types of, आप अपने आसपास different types of matters को observe करिए, और जब आप उन्हें observe करते हैं तो आप उनको उनके different states को देखते हैं. Matter के 3 different types के states होते हैं, solid, liquid और gas. अब इन स्टेट्स में इतना वेरिएशन क्यों होता है? मैटर्स जो आपके अराउंड प्रेजेंट होते हैं तो ये अलग अलग स्टेट्स में क्यों अवेलेबल होते हैं, उसका क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ये वेरिएशंस होता है. चलिए अब हम इन मैटर के स्टेट्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं. तो मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सॉलिड स्टेट्स. यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करने को बोली गई है. सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है, जैसे पेन, बुक, नीडल या थ्रेड, जो भी आसपास मैटर प्रेजेंट है उसको इकट्ठा कर लेना है. अब आपको अपनी नोटबुक पे इन सारे मैटर चीज़ों का स्केच तैयार करना है. आपने जब इनका पूरा का स्केच बना लेना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि इनके जो शेप हैं, इनकी बाउंड्रीज़ हैं और उनका कोई वो सब सेम है या अलग अलग हैं. उनका वॉल्यूम देखना है, इन जो भी आपने चीज़ें कलेक्ट करी हैं उनका वॉल्यूम सेम है कि अलग है. क्या होता है जब आप उनको हैमर से मारते हैं या उनको पुल करते हैं या उन्हें ड्रॉप करते हैं, ऐसा करने पे क्या आप ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या पाते हैं चेंजेस, वो आपने बताना है. और आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो पा रहे हैं, भाई आपस में मिल पा रहे हैं वो चीज़ें. भाई अगर गैसेस होंगी तो ही तो मिल पाएंगी, अगर वो सॉलिड होंगी तो नहीं मिल पाएंगी, लिक्विड होंगी तो मिल जाएंगी. ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स. अब उन चीज़ों पर फोर्स अप्लाई करके देखिए, उनको कंप्रेस करके देखिए, क्या आप उन्हें कंप्रेस कर पा रहे हैं. तो ये सब इस एक्टिविटी में करने को बोला है. अच्छा, ऊपर जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो जो एक्टिविटी में एग्जांपल्स दिए हैं वो सब सॉलिड्स के एग्जांपल हैं. तो अभी हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इन जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सॉलिड थी. इनके सबके अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं, सबका अपना एक फिक्स वॉल्यूम है और इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है. कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होने का मतलब ये है कि जब आप उनको कंप्रेस करते हैं, उनको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो मतलब उनके शेप में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सॉलिड में एक टेंडेंसी होती है अपना शेप को मेंटेन रखने की. जब भी आप उन पर आउटसाइड फोर्स लगाते हैं, उनका शेप जो होता है वो सॉलिड जो है ब्रेक हो जाएगा, एक बार टूट जाएगा, लेकिन उनकी शेप को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो रिजिड होते हैं, काफ़ी टाइट होते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स आपको सॉलिड के दिए जा रहे हैं. जैसे आपको दिया जा रहा है रबर बैंड. व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट, अच्छा रबर बैंड का क्या शेप चेंज हो सकता है? जब हम आप रबर बैंड को एक बार स्ट्रेच करके देखिए, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो अपना शेप चेंज करता है, क्या वो सॉलिड है? नेक्स्ट थिंग आपको दी गई है शुगर और सॉल्ट. जब आप उसको किसी जार में डालते हो तो व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप, और वो जार का शेप ले लेते हैं, क्या वो सॉलिड है? अब ये चीज़ आपके दिमाग में टिकल करेगी कि भाई जब आप ढेर सारी. अब देखिए ये कंसीडर द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको कुछ और सॉलिड्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं. जैसे है ये रबर बैंड. आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या उसका शेप चेंज होता है? अगर शेप चेंज हो रहा है तो भाई ये सॉलिड कैसे हुआ, ये चीज़ आपके दिमाग में टिकल करेगी. नेक्स्ट थिंग आपको शुगर सॉल्ट दिया हुआ है. अगर आप शुगर या सॉल्ट को किसी जार में लेते हो तो वो जार का शेप ले लेता है. आपको ये आप ये सोचोगे क्या ये सॉलिड है? अगर ये सॉलिड तो फिर शेप क्यों चेंज कर रहा है ना. थर्ड थिंग आपको दी गई है स्पंज. जब आप स्पंज को कंप्रेस करते हो, उसको दबाते हो, तो क्या ऑब्जर्व करते हो? कंप्रेस हो जाता है, आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हो. और हमने तो कहा था कि भैया सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, तो क्यों ये भी तो सॉलिड है, लेकिन इनमें ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो उसका रीज़न भी दिया हुआ है. ऑल द अबव आर सॉलिड्स. लेकिन क्या है, क्या ये रबर बैंड अपना शेप चेंज कर लेता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब वो फोर्स हम छोड़ देते हैं देन अपने अगेन उसी शेप में आ जाता है. अगर हम उस पर एक्सेसिव फोर्स लगा देते हैं रबर बैंड पे, तो रबर बैंड
जो है ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, अब हम शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स की बात करें तो शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स का जो शेप है, जो उनके जो छोटे छोटे दाने हैं वो रिमेन्स फिक्स्ड, वो सेम ही रहते हैं, उनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम उनको किसी जार में पोर करते हैं तो चाहे वो हम अपने हाथ में ले लें, किसी प्लेट में ले लें या किसी भी जार में ले लें, तो उसका वो उसके शेप में तो उनके मतलब जो क्रिस्टल्स हैं उनमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्रिस्टल का जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पंज में माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें जाकर के एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो जो प्रेस करने पर जो उन छेदों में हवा भरी हुई थी वो निकल जाती है, इसलिए हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेट आपको दिया गया है, नेक्स्ट स्टेट है मैटर की लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में क्या है कि लिक्विड स्टेट में भी आपको कुछ एक्टिविटी करने को दी गई है, जैसे कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर को कलेक्ट कर लो, कुकिंग ऑयल है, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक है। उसके बाद क्या कहा है, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स के आपने कंटेनर ले लेने हैं। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, इन और आपने जो कंटेनर्स अलग अलग शेप्स के लिए उन पे 50 ml का मार्क लगा लेना है। जो भी जहाँ पे भी 50 ml हो रहा है वहाँ पे एक टिक लगा लेना है आपने उन कंटेनर्स पे। यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, आप लेबोरेटरी से चाहे एक मेजरिंग सिलेंडर ला करके उसको मेज़र कर सकते हैं उन जार्स को, और वहाँ पे टिक लगा लीजिए कि ये 50 ml का है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब क्या होता है कि अब इनमें से कोई भी लिक्विड देख लीजिए, व्हाट विल हैपन इफ़ दिस लिक्विड्स स्प्लिट। अब ये लिक्विड अगर स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती है फ्लोर पे, तो क्या होता है, ठीक है। आप 50 ml कोई सा भी लिक्विड ले लीजिए, ऑयल, वाटर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो भी कोई भी लिक्विड इनमें से आप ले लीजिए, उसका 50 ml आप मेज़र कर लीजिए ऑफ एनी वन लिक्विड। अब आप उसको उसी 50 ml लिक्विड को डिफरेंट कंटेनर्स में आप डाल दीजिए 1 by 1। अब आप देखिए उनका वॉल्यूम सेम रहता है क्या डिफरेंट रहता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, लिक्विड का जो शेप है वो सेम रहता है कि चेंज होता है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, अगर आप लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप पोर करते हैं, क्या वो ईजिली फ्लो हो पा रहा है? तो अभी हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लिक्विड है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है। वो किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं, जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को पोर कर देते हैं, आप राउंड शेप का कंटेनर होगा तो राउंड शेप ले लेगा, रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर में डाल लोगे तो लिक्विड रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप, लिक्विड जो है फ्लो करता है, बहती रहती है एंड शेप को अपने शेप को बह करके चेंज कर लेती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड जो है रिजिड नहीं होती है बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, आप लिक्विड को फ्लूइड बोल सकते हैं। अब नाउ रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5, हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं, जो सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं ये दोनों ही ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं लिक्विड में। इवन जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो भी ईजिली लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं, उसमें डिफ्यूज़ हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली। जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स उनको कहते हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले एनिमल्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स, इनको एक्वेटिक बोला जाता है। तो जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं।
जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको ब्रीथ करना, अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ब्रीथ करना ज़रूरी होता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व रहती है, तो वो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। दस वी में कंक्लूड दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब हमें ये पता चल जाता है कि जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, ऐसे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीनों ही लिक्विड में इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं। यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है लिक्विड का, वो हायर होता है देन दैट ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड का डिफ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हायर होता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो लिक्विड है, जो लिक्विड स्टेट है, उसमें पार्टिकल्स जो हैं ईज़िली मूव कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं, जबकि सॉलिड जो होता है रिजिड होता है, उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, उनको मूव करने की जगह नहीं मिलती है। जबकि लिक्विड में लिक्विड में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर पाते हैं, इसलिए वो अपना शेप भी चेंज कर पाते हैं, डिफ्यूज़ भी ईजिली हो पाते हैं, इसलिए उनके एंड हैव ग्रेट स्पेस बिटवीन ईच अदर एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल। तो वो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके पार्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेट पे आ जाते हैं, हमारा गैसेस स्टेट है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज हमारी जो है वो है गैसेस स्टेट है। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा, एक बैलून बेचने वाला जो है कई सारे बैलून्स को फिल कर लेता है एक सिंगल सिलेंडर से। आप उससे एक बार जाकर के उससे इंक्वायर कीजिए, आप उससे पूछिए कि आप एक सिलेंडर से कितने बैलून्स को फिल कर सकते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव। आप उससे पूछिए उसके सिलेंडर में कौन सी गैस वो रखता है जिससे वो बैलून्स को फिल करता है। चलिए, अभी एक और एक्टिविटी दी गई है, अभी इसमें देखते हैं। टेक 300 ml। आपको 3 सिरिंजेस लेनी है 100 ml की, एंड उनके नोज़ल्स को क्लोज़ कर देना है। जैसा कि आप उनके नोज़ल्स को आपने क्लोज़ कर देना है। नोज़ल्स जहाँ पे वो सुई होती है, रबर कॉर्क से आप उसको क्लोज़ कर देंगे, जैसा कि आपको फिगर 1.4 में ये दिखाया जा रहा है। ये चीज़ देखिए, यहाँ से सिरिंज को हटा दिया है, इसको रबर कॉर्क से इसको क्लोज़ कर दिया गया है। अब क्या करना है, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। और जो पिस्टन है, ये जो पीछे का पोर्शन होता है जिसको आप भीतर बाहर कर पाते हो, इस पिस्टन्स को सारे सिरिंजेस से रिमूव कर देना है। लिविंग 1 सिरिंज अनटच्ड। अब तीनों सिरिंज में से एक सिरिंज को आपने अनटच्ड, उसके साथ कुछ नहीं करना है, उसको वैसे के वैसे ही रखे रहने देना है। और सेकेंड सिरिंज में आप वाटर फिल करेंगे, एंड थर्ड वाले जो सिरिंज है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने चॉक के पीसेस को फिल करना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द। अब पिस्टन्स को वापस से सिरिंजेस में डाल देना है, इंसर्ट कर देना है। आपने पिस्टन्स पे थोड़ी सी वैसलीन लगा देनी है ताकि आपको इंसर्ट करने में कोई दिक्कत ना आए, स्मूथली मूवमेंट हो सके सिरिंजेस का, इसलिए आप थोड़ा सा वैसलीन उस पर लगा दीजिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट। जो भी आपने कंटेंट फिल किया है इन सिरिंजेस में, आपने उनको कंप्रेस करना है, पिस्टन की हेल्प से उसको दबाना है, बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज में जो पिस्टन्स आपने लगाए हैं उन पिस्टन्स की हेल्प से आपको उनको पुश करना है अंदर की तरफ। वॉट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन विच केस द पिस्टन ईजिली। अब आप कौन सी पिस्टन में किस केस में पिस्टन जो है ईजिली पुश हो रही है अंदर, एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। आप अपने ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगाते हैं। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेज आर हाईली कंप्रेस्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। हमें क्या ऑब्जर्व मिलता है, यानी कि जो पहली वाली सिरिंज थी जिसमें आपने कुछ भी नहीं डाला था, उसमें क्या थी, वो गैस थी, इसलिए आप उसको ईजिली कंप्रेस कर पा रहे थे। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो सिलेंडर में भरी होती है, दैट वी गेट इन आवर होम, जो हमारे घर में खाना बनाने के लिए आती है, या फिर जो ऑक्सीजन आप हॉस्पिटल्स में सप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई हॉस्पिटल में जो सप्लाई की जाते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर, वो भी एक कंप्रेस्ड गैस होती है। ठीक है, घर में जो एलपीजी आती है वो भी एक कंप्रेस्ड गैस होती है।
तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। और एक और गैस है जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको CNG बोलते हैं, जो व्हीकल्स को चलाने में यूज़ की जाती है, वो भी एज अ फ्यूल यूज़ हो रही है आजकल। सब लोग व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट ईजिली। क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लार्ज वॉल्यूम में गैस को कंप्रेस करके इस छोटे छोटे सिलेंडर्स में ले जा सकते हैं, उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हमें पता चलता है, वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज। अच्छा, हम किचन में बिना एंटर हुए हम लोग पता लगा लेते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। कैसे पता लगा लेते हैं? हम लोग सूंघ के, स्मेल करके, सूंघ के पता लगाते हैं अपने नोस्ट्रल्स के थ्रू कि क्या बन रहा है। हम लोग किचन में जाते भी नहीं है और हमें सूंघ के पता लगा लेते हैं। तो पार्टिकल्स जो मतलब जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड का जो एरोमा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके वो हवा में मिल जाते हैं, मिक्स करके वो पूरे किचन में स्प्रेड हो जाते हैं, रूम में स्प्रेड होते हैं और हमारे तक पहुंचते हैं एयर के थ्रू, एंड हम लोग दूर से पता लगा लेते हैं क्या कुक हो रहा है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। अच्छा, जो हॉट गरम फूड होता है उसकी स्मेल हम लोगों के पास बहुत जल्दी सेकेंड्स में पहुँच जाती है। एज़ कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अब आप ये जो गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न, अब आप इसको कंपेयर करिए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के साथ। ड्यू टू हाई स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स की इतनी ज़्यादा हाई स्पीड होने के कारण, क्योंकि जो गैसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेस होता है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो गैसेस शोज़ द प्रॉपर्टी, गैसेस की जो प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज़न की, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। वो ईज़िली डिफ्यूज़ कर पाते हैं, एक गैस दूसरी गैस में ईज़िली डिफ्यूज़ हो जाती है। गैसेस शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। इन द गैसेस स्टेट्स द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली। गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मूव करते हैं, और ये जो रैंडम मूवमेंट होती है, इस रैंडम मूवमेंट की वजह से, तो इस रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट कर पाते हैं, वॉल को, कंटेनर की वॉल्स को हिट करते हैं। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है जो गैस के द्वारा, बिकॉज ऑफ द फोर्स, क्योंकि वो इस फोर्स की वजह से ही हिट हो पाता है। मतलब कि जो प्रेशर डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं, सिलेंडर को हिट कर रहे होते हैं, तब ये फोर्स एक्सर्ट होता है। ना क्वेश्चंस एंड आंसर्स। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको इनको डेंसिटी के हिसाब से अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब कि जिसमें सबसे पहले कम डेंसिटी है वो रखना है, और फिर जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है उसको आगे बढ़ाते जाना है। तो एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, फिर है हनी है, वाटर है, चॉक है, कॉटन एंड आयरन है। आपने इसको पहले आप करिए, और फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आंसर्स इसके कमेंट सेक्शन में दे दूँगी।